Founded in 1941, Jamaat-e-Islami has faced multiple bans in the past. Then our concern is to establish social justice for all, irrespective of tribes, caste, religion, race, anything. It's a dramatic turnaround for the Jamaat-e-Islami party. This is a turning point, and we are fighting for that point. Inshallah, people demand change, they desire change, we also desire the change. 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में होने वाले आम इंतखाबात में मजहब का लेबल लगाकर इलेक्शन लड़ने वाली सियासी जमातों को बड़े बड़े दावों के बरअक्स शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंतखाबी नतायज के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP ने 209 नशिस्तें जीतकर बआसानी 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। दूसरी जानिब जमात इस्लामी को एक तरफ डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के निगरान सेटअप का भरपूर ताउन हासिल रहा, जिसका अमली मुजाहरा उस वक्त देखने में आया जब जमात इस्लामी और उसकी तलबा तंजीम पर आयद पाबंदियां ख़त्म कर दी गई। दूसरी तरफ जुलाई 2024 के इनकलाब में किरदार अदा करने वाली तलबा तंजीमों का इत्तेहाद भी जमात इस्लामी को मुयस्सर आ गया, लेकिन इस सब के बावजूद जमात इस्लामी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बरे सगीर की तारीख का जायज़ा लिया जाए तो यही बात सामने आती है कि मज़हब का नाम इस्तेमाल करने वाली ये जमातें अगरचे मजहबी नारों के जरिए लोगों की एक बड़ी तादाद को जमा करने में कामयाब हो जाती हैं, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि अवाम की अक्सरियत ने इन्हें इस काबिल समझा हो कि इक़्तिदार सौंप कर इन्हें अपने सरों पर मुसल्लत कर लें। और अगर इस सूरत हाल की बुनियादी वजह को चंद अल्फाज में बयान किया जाए कि मजहबी जमातें खुसूसन जमात इस्लामी को हर मरतबा इंतखाबात में शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ता है, तो इसका मुख्तसर तरीन जवाब होगा झूठ और मुनाफिकत की वजह से। मिसाल के तौर पर हालिया इंतखाबात से पहले जमात इस्लामी की तरफ से इस्लामी निज़ाम और इस्लामी शरीयत नाफिज करने के बयानात सामने आ रहे थे, लेकिन 29 जनवरी को अल जज़ीरा चैनल के इंटरव्यू में जब सहाफ़ी ने जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान से यह सवाल किया कि क्या इक़्तिदार में आने के बाद आप मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज करेंगे, तो मौसूफ ने इसका वाज़े और दो टोक जवाब देने की बजाय कहा कि वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ हो। But should the people of Bangladesh be worried because the Jamaat-e-Islami has said, your leaders have said, that you want this country to be governed by Islamic law? We will try to perceive the sentiment of the people. We will not do anything against the will of the people. दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब सहाफ़ी ने उनके मुंह पर यह बात कह दी कि कोई वाज़े मौक़िफ़ दे दें, क्योंकि इससे लगेगा कि जमात इस्लामी की तरफ से मुतज़ाद बयानात सुनने को मिलते हैं। I guess the question is, and I think it's very important to have clarity on this because sometimes it can appear that we get different messages from the Jamaat. इसी इंटरव्यू के दौरान एक मरतबा फिर अमीर जमात इस्लामी को सुबकी का सामना करना पड़ा जब उन्होंने कहा कि दुनिया के अक्सर ममालिक इस बात से मुत्तफिक नहीं कि औरत मुल्क की सरबराह बन सकती है। इस पर सहाफ़ी ने उन्हें याद दिलाया कि खुद बांग्लादेश में एक लंबे अरसे से ख़वातीन ही मुल्क की सरबराह बनती रही हैं, और यह कि खुद जमात इस्लामी भी एक औरत की सरबराही में चलने वाली हुकूमत का हिस्सा रह चुकी है। Even most of the countries in the world did not consider this feasible. This is the reality of the world. Many countries have had women leaders, sir, including yours. Few countries. It's interesting because you were actually part of a government with the BNP. You were part of an alliance government. Begum Khalida Zia, a woman, was the Prime Minister. Yes. You think she did a good job Yes. as Prime Minister? It's not our decision. सवाल यह है कि मजहब का लिबादा ओढ़ने वाली इस जमात की तरफ से झूठ और मुनाफिकत का इजहार आखिर क्यों ना हो, जबकि इसकी बाकायदा इजाज़त खुद इसी जमात के बानी मौदूदी साहिब ने भी दे रखी हो। चुनाचे तर्जुमानुल कुरान के 1958 के एक शुमारे में मौदूदी साहिब अपने पैरोकारों को नसीहत करते हुए कहते हैं, अमली ज़िंदगी की बाज़ ज़रूरतें ऐसी हैं जिनकी खातिर झूठ बोलने की ना सिर्फ इजाज़त बल्कि बाज़ हालात में इसके वजूब तक का फतवा दिया गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहरहाल 2026 के ये इंतखाबात 1970 के इंतखाबात का ही सीक्वल दिखाई देते हैं। मसलन 1970 के आम इंतखाबात से पहले भी जमात इस्लामी की तरफ से इसी किस्म के बड़े बड़े दावे किए गए थे। अपनी सियासी मुहिमात पर शौकत इस्लाम का लेबल लगाकर कई मील लंबी रैलियां निकाली जाती थी। मौदूदी साहिब तो बाकायदा फ़ज़ाओं में प्रवास करते नजर आते थे, लेकिन जब नताइज सामने आए तो 150 से ज़ायद उम्मीदवार खड़े करने के बावजूद जमात इस्लामी सिर्फ 4 नशिस्तें हासिल कर सकी। 1970 के इंतखाबात की सबसे मजे की बात यह भी थी कि जमात इस्लामी ने मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के लिए 2 मुख्तलिफ
اور متضاد انتخابی منشور شائع کیے۔ اس دوغلے پن اور منافقت پر اس وقت کے پیپلز پارٹی کے اخبار مساوات نے اپنے 16 جولائی 1970 کے شمارے میں جماعت اسلامی کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ بنگلہ دیش ہو یا پاکستان، یقیناً آج ہمیں جماعت اسلامی کے لیڈران جمہوریت اور انتخابی پروسیس پر یقین رکھنے کی باتیں کرتے دکھائی دیں گے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ماضی میں اسی جماعت کی طرف سے انتخابات میں حصہ لینے والوں کو شکاری کتوں سے تشبیہ دی گئی، بلکہ انہیں کتوں سے بھی بدتر قرار دیا گیا۔ چنانچہ 1950 کی دہائی میں شائع ہونے والے جماعت اسلامی کے اخبار کوثر نے سیر و سفر کے عنوان سے انتخابات کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا کہ موجودہ زمانے کی انتخابی مہموں اور شکاری کتوں کی دوڑ کے مقابلوں میں کیا فرق ہے، بلکہ ہم تو کہیں گے کہ شکاری کتے جس شرافت، باقاعدگی اور باضابطگی کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں، امیدواران انتخاب اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ مزید کہتے ہیں کہ جب یہ کتے دوڑتے ہیں تو ایک دوسرے پر نہ بھونکتے ہیں نہ کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، لیکن جمہوری انتخاب کی دوڑ میں جب امیدوار حصہ لیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے پر کتوں سے زیادہ زور سے بھونکتے ہیں، کتوں سے زیادہ کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہنے والی یہ جماعت بعد میں خود بھی شکاری کتوں کی اسی دوڑ میں شامل ہو گئی۔